कैसे हैं आप लोग? जानते हैं वीडियो आने में थोड़ा समय लग गया, पर्सनल कामों में थोड़ा उलझ गए थे। 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 5.1 का वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। इसके पहले हम चैप्टर 5 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दे चुके हैं, जिसको मेरे ख्याल से एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। काफी अच्छा प्यार मिल रहा है यूट्यूब पर। 500 सब्सक्राइबर का परिवार हमने बना लिया है। आशा करते हैं कि ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। बस वीडियोस पर जो है थोड़े लाइक की संख्या कम है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो लाइक की संख्या में इजाफा करवाने में हेल्प करेंगे। और अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5.1 का? बहुत बेसिक सवाल है। वो आपसे कहता है कि कुछ 4 या 5 कंडीशंस दी हुई उन्होंने, मैंने पहली कंडीशन लिखी है। उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। ये जो भी 4-5 कंडीशंस दी हैं उन्होंने, उनमें से पहली है, उन्होंने कहा है कि इनको पढ़ो, समझो, सॉल्व करो और बताओ क्या ये एक एपी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा मैं ओरली आपको समझा देता हूं। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जिसमें जो आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर या लिस्ट ऑफ नंबर दिया जाए, उनमें दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो एपी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। एक बार एग्जांपल के तौर पर मैं इधर समझाता हूं। मार्कर से इंक टपक रहा है। चलिए, मैंने लिया 3, 5, 7, 9, 11। तो दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर ये हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। अगले दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर, डिफरेंस 2। अगले दो, डिफरेंस 2। अगले दो, डिफरेंस 2। कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये एक एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो एपी नहीं है। तो मुझे इस कंडीशन से पहले तो लिस्ट ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर निकालना है, और उसके बाद मुझे कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो हम 3 टर्म्स निकालने की कोशिश करेंगे। हमारी तीनों टर्म्स होंगी क्या? A1, A2, A3। गिवन कंडीशन से हम 3 टर्म्स निकालने की कोशिश करेंगे, और हम चेक करेंगे कि A2 माइनस A1 मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर है क्या इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के, A3 माइनस A2 के। ये चेक करेंगे। हमेशा आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस किया जाता है। हम ये चेक करेंगे, अगर ये बराबर आ गया तो मैं कहूंगा कि हमारा जो कंडीशन है वो गिवन कंडीशन एक एपी है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है। चलो इस कंडीशन को समझते हैं। क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी है जिसमें लोग सवारी करते हैं, उसका किराया पहले किलोमीटर के लिए होता है 15 रुपए। पहले किलोमीटर के लिए कितना? 15 रुपए। तो मैं हमारे 3 टर्म्स ऑफ इन एपी बनाने की कोशिश करता हूं। मैं लिखता हूं 3 टर्म्स जो कि होंगे A1, A2, A3। और कैसे होंगे ये? कैसे होंगे? फॉर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। क्या मैंने क्या लिखा? 3 टर्म्स A1, A2, A3 फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। हम क्या कर रहे हैं? हम उस टैक्सी में सवारी कर रहे हैं। पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर बनता है वो 2 किलोमीटर की सवारी करी तो फेयर 3 किलोमीटर की, तो वो जो भी टोटल फेयर आएगा वो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा। चलिए, कंडीशन में क्या बोला? पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगते हैं? 15 किलोमीटर, 15 रुपए फॉर 1 किलोमीटर विच इज A1। क्या फेयर कितना है आपका? 15 रुपए। गिवन था क्वेश्चन में, हमने सादा बात लिखी। फॉर 2 किलोमीटर्स यानी कि A2। क्या होगा 2 किलोमीटर्स? क्वेश्चन कह रहा है पहले किलोमीटर के लिए तो वो 15 रुपए लेगा, प्लस फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर मैंने लगा दिया, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहला किलोमीटर 15, एक एडिशनल किलोमीटर एक गया है ना, टोटल 2 है, पहला 15 तो दूसरा 8, यानी कि ये होगा 23 रुपीस। मैं बात करूं तीसरे किलोमीटर के लिए, फॉर 3 किलोमीटर A3, क्या होगा? पहले किलोमीटर का 15
उसके बाद एडिशनल किलोमीटर आया, उसका रेट है 8 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर। 3 किलोमीटर की बात आ रही है, यानी कि तीसरे किलोमीटर का भी रेट क्या होगा 8। 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31 रुपीज। तो हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या मिला मुझे, या फिर जो सीक्वेंस है वो क्या मिला मुझे, वो मिला है साहब 15, 23 एंड 31। 15, 23 एंड 31। अब मैं चेक करूंगा वो कंडीशन, अगर वो दोनों इक्वल आए तो ये एपी है। नाउ चेक करते हैं, क्या कर रहा हूं, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a2 23 माइनस a1 15, a3 31 माइनस a2 23, 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, दोनों का डिफरेंस सेम आया, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कहेंगे यस दिस इज एन एपी। ये क्या कहलाएगा, ये एक एपी कहलाएगा। सेकेंड कंडीशन आपसे कह रही है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। सिलेंडर जानते हैं ना, वो घर में होता है ना गैस का सिलेंडर, सिर्फ वही सिलेंडर नहीं होता है, हर एक चीज जो किसी टाइप का कंटेनर है जिसका शेप सिलेंड्रिकल है वो सिलेंडर होता है। आपका पानी का ग्लास भी एक सिलेंडर है, पता है? हाँ, वो ओपन सिलेंडर है बस। तो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर में एक वैक्यूम पंप लगा है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है, उसके अंदर एयर भरी है, उसमें जब भी हम वैक्यूम पंप हटाते हैं, वो जो भी काम करता है वैक्यूम पंप, तब उसके अंदर जितनी भी एयर मौजूद है, किसके अंदर, आपके सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर मौजूद है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं क्या, मैं सॉल्व भी कर देता हूं। चलो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट x अमाउंट ऑफ एयर इज इन दी सिलेंडर। मान लेते हैं सिलेंडर में x अमाउंट ऑफ एयर भरी हुई है, ठीक है ना, वॉल्यूम उसका x है। तो हमें तीन नंबर चाहिए ना सीक्वेंस के लिए, लिस्ट ऑफ नंबर। सो A1 क्या होगा, फर्स्ट रिमूवल, पहली बार निकाला। A2 क्या होगा, सेकेंड रिमूवल। और A3 क्या होगा, थर्ड रिमूवल। बात समझ में आई? थर्ड रिमूवल मतलब थर्ड रिमूवल के बाद कितनी एयर रिमेनिंग रही, सेकेंड रिमूवल के बाद कितनी एयर रिमेनिंग रही, फर्स्ट रिमूवल के बाद कितनी एयर रिमेनिंग रही, ये करना है। चलिए, तो फर्स्ट रिमूवल पर क्या होगा, अमा एयर रिमेनिंग A1 की कंडीशन में कितनी रहेगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जितनी भी एयर प्रेजेंट है, x मान लिया था ना हमने, x एयर मौजूद है, तो रिमूवल ऑफ वैक्यूम पंप, जो वैक्यूम पंप रिमूव करता है तो कितनी कर देता है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। ये एयर पहले से मौजूद है, कितनी रिमूव कर देगा, 1/4 ऑफ द एयर रिमूवल। जितनी एयर बची है उसका 1/4 रिमूव कर देगा। ठीक है, हमने कर दिया। एयर मौजूद x थी, रिमूव कितना होगा, 1/4 इंटू एक्स। एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, उसके अपॉन में 1। 4 1 जार 4, 4 इंटू एक्स 4x, 1 इंटू 1x 1x, यानी कि मिलेगा मुझे 3/4x। यह हुई A1 की कंडीशन। A2 की कंडीशन देखें, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, आप समझ गए हो क्या करना है। अब A2 की कंडीशन में क्या है, कंडीशन A2 बोले तो अब सिलेंडर में कितनी एयर मौजूद है, अब ये मौजूद है, पहले ये थी, आपने एक बार निकाल दिया, अब ये बची हुई है। बची हुई एयर माइनस करो 1/4 ऑफ दी बची हुई एयर, 1/4 ऑफ दी बची हुई एयर। बची हुई एयर 3/4x था, ठीक है, तो क्या होगा, 3/4x माइनस 1 3 जार 3, 4 4 जार 16, 16। एलसीएम लेंगे यहां पर, मेरे ख्याल से एलसीएम आना चाहिए 16, आपको आता ही होगा। फिर क्या हो जाएगा, 4 3 जार 12,
माइनस 3x, यानी कि मुझे मिलेगा 9x/16। अब कंडीशन 3 क्या कहता है? अब रिमेनिंग एयर कितनी है? 9x/16। मैं लिखूंगा 9x/16, रिमूव कितनी होगी? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर की 9/16x। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9x/16, और ये हो जाएगा 9 1 जार 9x, और 16 4 जार 64। फिर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 64, 9 4 जार 36x बनेगा ये, और ये होगा 9x। 36 में से 9 गए तो 27x बचेगा, यानी कि ये आएगा 27x/64। चलो, मेरे पास A1 A2 A3 यानी कि सीक्वेंस ऑफ नंबर का तीनों टर्म्स तो आ गए हैं। अब मुझे चेक करने के लिए थोड़ी सी जगह यूटिलाइज करनी पड़ेगी, मैं करता हूं। क्या चेक करना है बता देता हूं मैंने पहले भी बताया था। अब हम चेक करेंगे क्या, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू है या नहीं A3 माइनस A2 के। कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो AP है, नहीं आए तो नहीं है। चलिए, A2 क्या है साहब? 9x/16। A1 क्या है साहब? 3x/4। माइनस A3 क्या है? 27x/64 माइनस A2 क्या है? 9x/16। चलिए एलसीएम लेते हैं, यहां तो आएगा 16, क्या हो जाएगा 9x, और इधर क्या हो जाएगा 4 3 जार 12। यहां आएगा एलसीएम 64, 27x रहेगा, और 9 4 जार 36। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम लेने के लिए जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता है। इफ इन केस अगर किसी बच्चे को यहां पर दिक्कत है, जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखकर बताएं कि सर एलसीएम लेने में परेशानी आई है इस टाइम स्टैंप पर, तो मैं एलसीएम लेने के तरीके को लेकर एक छोटा सा 4 या 5 मिनट का वीडियो बनाकर वो भी डाल दूंगा। आई सीरियसली डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट। और आप अपनी समस्या जरूर मुझे खुलकर बताएं। अब बताएंगे नहीं तो मैं सॉल्व करवा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है देखने वाले बच्चों को एलसीएम में दिक्कत है या नहीं है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना मेरी? चलो इनको सॉल्व करते हैं। 9x माइनस 12x यानी कि माइनस का 3x अपॉन में 16। इधर क्या आएगा? माइनस का 11 माइनस का 9x, भाई 36 माइनस 27, हाँ जी, माइनस का 9x/64। मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है साहब, बराबर नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं? दिस इज नॉट एन, क्या? दिस इज नॉट एन एपी। थर्ड वाला, जिसने इंट्रोडक्शन देखा है और जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पढ़ लिया है, समझ लिया है, वो क्वेश्चन पढ़ के ही बता देगा कि ये एपी है। क्या एपी की कंडीशन होती है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था? पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर अलग था, फिर हर एक किलोमीटर के लिए सेम अमाउंट में बढ़ता जा रहा था, उसके कारण कॉमन डिफरेंस हर किलोमीटर पर सेम होगा। यहाँ पर भी वही है, पहले मीटर की खुदाई का, एक कुआं खुद रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, वेल मतलब कुआं, एक कुआं खोदा जा रहा है, फर्स्ट मीटर जब खोदा जाता है तब उसका चार्ज है 150 रुपीज। पहले मीटर खुदाई का पैसा लग रहा है 150 रुपीज, और हर एक अलग किलोमीटर, किलोमीटर कह रहा हूं, किलोमीटर में नहीं खुदते हैं कुएं। फर्स्ट मीटर का 150 लगा है, सेकंड मीटर जैसे ही खुदेगा तो हर एक ईच सब्सिक्वेंट मीटर खुदाई के लिए 50 रुपए उसका रेट जो है बढ़ता जाएगा। चलिए ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं क्या, कि लेट A1 A2 and A3 be the cost of digging well for 1 किलोमीटर कह रहा हूं बार बार, 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक बात समझ लो बेटा, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं थोड़ा सा इंग्लिश समझा देता हूं।
जब भी हम ये रेस्पेक्टिवली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब पहला वाला पहले वाले के लिए, दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए, तीसरा वाला तीसरे वाले के लिए। अगर हम रेस्पेक्टिवली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा ये कहना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो जब भी आप ऐसे दो तीन चीजें एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप रेस्पेक्टिवली ही उसको लिखें और वर्ड भी लिखें रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो निकालते हैं द कॉस्ट फॉर 1 मीटर विच इज A1। 1 मीटर खुदाई के लिए, खुदाई, वो गाना सुना है आपने? कौन सा? जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। तो ये वही कुआं खोद रहा था ये आदमी, फिर उसको लगा यार 150 रुपए मिल रहा है एक मीटर खोदने का, तो उसने खुदाई छोड़ दी। खुदाई वर्ड याद रखना भैया, नहीं तुम लोग, मैं जानता हूं बहुत बड़े वाले हो। चलिए, पहले मीटर की खुदाई के लिए कॉस्ट है 150 रुपीज। मैंने कुछ ज्ञान नहीं लगाया है, क्वेश्चन ने दिया था, पढ़ेंगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए कितना है? 150 रुपीज। फिर सेम टू सेम लिखेंगे 2 मीटर के लिए A2। 2 मीटर के लिए क्या होगा? पहले मीटर का तो 150, दूसरे मीटर का 50, यानी कि 200 रुपीज। फिर सेम टू सेम कंडीशन में जाएंगे 3 मीटर के लिए, क्या होगा? पहले मीटर का 150, दूसरे का 50, तीसरे का 50। 50 क्यों लिया है? क्योंकि उन्होंने लिखा है राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हर एक अगले मीटर के लिए ये 50 रुपए जो है आपका बढ़ता जा रहा है। कितना हो जाएगा टोटल? 250 रुपीज। चलो चेक कर लेते हैं, जो हर बार चेक करके बता रहे थे कि एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चेक करते हैं। A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू आना चाहिए A2 माइनस A1 के। A3 कितना है? 250। A2 कितना है? 200 इज इक्वल्स टू A2 कितना है? 200। A1 कितना है? 150। चलिए 250 माइनस 200, 50। 200 माइनस 150, 50। दोनों बराबर हैं, तो बराबर होने पर क्या लिखते हैं भैया? बोलो मेरे साथ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यस, दिस इज एन AP। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ आपसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। किसी अकाउंट में पैसा रख दिया गया है, कितना? व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट, उसमें डिपॉजिट कर दिया है 10,000 रुपीज, और उस पर लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। एनम मतलब एनुअल लग रहा है उस पर, साल का 8% उस पर ब्याज मिल रहा है। भाई ऐसी कौन सी बैंक है जो 10,000 रुपए रखने पर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है? हमें भी बताओ। 8%। चलो फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है सीनियर सिटीजन को 6.5-7%। बढ़िया है। एनसीईआरटी कोई दूसरे जमाने में ही जी रहा है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखो तो उन्होंने कुएं की खुदाई, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ वेल बताया उन्होंने 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर, और अगले हर किलोमीटर, हर मीटर के लिए 50 रुपए। मतलब अगर मैं 100 मीटर का कुआं खोदना चाहूं तो तकरीबन 650 रुपए में खुद जाएगा, नहीं सॉरी, 6-7 हजार रुपए में। भाई साहब 100 मीटर समझते हो आप? 300 फुट। आज की डेट में 300 फुट का कुआं खोदने जाओ, कुआं छोड़ो तुम, हैंडपंप भी लग, 300 फुट का तुम गड्ढा ही खुदवा लो यार, कुआं छोड़ो, नॉर्मल गड्ढा। भाई साहब लाखों में जाएंगे पैसे। एनसीईआरटी अलग ही जमाने में जी रही है। वो टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन था, वो क्या कह रहा था? पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए। यानी कि अगर मैं करोद से, मैं भोपाल में रहता हूं करोद पर, करोद से रेलवे स्टेशन है तकरीबन 4 किलोमीटर, तो मतलब इनके हिसाब से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के हिसाब से क्या चार्जेस होंगे? 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 या 24, 24 15, 39 रुपीज। मतलब मैं 40 रुपए में मेरे घर से रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। भाई साहब 150 से नीचे कम में बात नहीं करते वो लोग, टैक्सी वाले। उनसे बोलो ना 110 रुपए देंगे तो वो भगा देते हैं। एनसीईआरटी अलग ही चल रही है। 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल डिपॉजिट पे। वाह। चलो
तो ठीक है, तुम्हारे बचपन में मैं गया और मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला उठा के लाया, क्लास 8 में था शायद। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? प्रिंसिपल अमाउंट इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पावर n। n क्या डिनोट करता है यहाँ पर? नंबर ऑफ ईयर्स। r क्या डिनोट करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। p क्या डिनोट करता है? प्रिंसिपल अमाउंट। ci क्या डिनोट करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूं, आप समझदार हो क्योंकि आप 8वीं पास हो। चलो, सो कंसिडर कर लेते हैं क्या? लेट a1 a2 a3 क्या है आपके? बी दी अमाउंट इन 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, 3 सालों में। और कैसे? रेस्पेक्टिवली भी लिख लेना भैया, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले तो ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर विच इज A1 क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 10,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन में 100 पावर n। n बोले तो नंबर ऑफ ईयर्स, पहले ईयर के लिए क्या होगा? 1 पावर 1। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स विच इज A2 10,000 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स A3 क्या होगा? 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर। देखो, हाँ, मैं यहां पर पूरा सॉल्व करके डिफरेंस निकालने पर जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है। पहले तो मैं लिख देता हूं, नो इट इज नॉट एन एपी। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा भी तो मेरा जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो अलग ही आने वाला है। कैसे अलग आने वाला है? बिकॉज सी आई फॉर ईच ईयर, हर ईयर का सी आई कितना है? 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 3। यार बेटा जी, इसमें कुछ ऐड तो हो ही नहीं रहा है। कुछ ऐड हो रहा है क्या? इसमें तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 प्लस 8 अपॉन 100 का इधर 2 टाइम, इधर 3 टाइम्स। आगे वाली कहानी जब पढ़ोगे कभी सीक्वेंसेस में तो आपको पता चलेगा कि ये एपी नहीं है, ये है जीपी। जीपी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। एपी में क्या होता है? एपी की डेफिनेशन अगर याद करो, या तो डिफरेंस निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। डेफिनेशन क्या कहती थी? लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें हर एक अगला टर्म जो है पिछले टर्म में एक स्पेसिफिक, एक डिस्टिंक्ट नंबर जोड़कर ही आया है या घटाकर आया है, बाय एडिंग अ डिस्टिंक्ट नंबर और बाय सब्सट्रैक्टिंग। यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ना ऐड हो रहा है ना सब्सट्रैक्ट हो रहा है। मतलब दिस इज नॉट एन एपी, डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की शुरुआती फर्स्ट 4 टर्म्स। हाँ, शुरुआती बोल लो या फर्स्ट बोल लो, बात तो एक ही है। तो मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म या जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या होते हैं? वो ऐसे डिनोट किए जाते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो याद होगा। तो बेसिकली ये है फर्स्ट 4 टर्म्स, शुरुआती 4 टर्म्स। हमें ये निकालने हैं जहां पर हमें क्वेश्चन ने कहा है कि व्हेन ए यानी कि फर्स्ट टर्म एंड डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये हमें गिवन है। कहाँ गिवन है? सब ये गिवन है। पहला टर्म है ए, तो और कॉमन डिफरेंस है डी। तो मैं निकालता हूं सॉल्यूशन। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे? ए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए कितना है 10। फिर सेकेंड टर्म 10 प्लस डी कितना है 10, 10 प्लस 2 इंटू डी 10 और 10 प्लस 3 इंटू डी यानी कि 3 इंटू 10। मेरे ख्याल है किसी को कोई परेशानी तो नहीं है इतने में, बिल्कुल नहीं होगी साहब। 10 और यहाँ पर कितना आएगा 20 और यहाँ पर क्या आएगा 2 10 जार 20, 20 प्लस 10 30 और ये हो जाएगा आपका 40। लो साहब मिल गई आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब सेकंड वाला देखें, a इज इक्वल्स टू -2 एंड कॉमन डिफरेंस है c। तो सॉल्व करते हैं। क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स क्या होंगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चलिए ए है आपका -2, फिर -2 प्लस डी यानी कि 0, फिर -2 प्लस 2 इंटू डी बोले तो 0, फिर चौथा वाला टर्म होगा -2 प्लस 3 इंटू डी बोले तो 0। क्या आया -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 प्लस -2 यहाँ पर भी -2। ये मिल गया आपके फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। थोड़ा अजीब लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल अजीब है भाई। एपी की कंडीशन क्या है कि हर अगला टर्म पिछले वाले टर्म में कुछ जोड़कर या घटाकर आना चाहिए और वो नंबर हमेशा डिस्टिंक्ट होगा, बदलेगा नहीं। तो हाँ भाई जीरो ऐड तो हो रहा है। अब जीरो ऐड होने से वैल्यू नहीं बदल रही है तो फर्क क्या पड़ता है उससे, एपी की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है ना। तो ये एपी है, मतलब अगर कॉमन डिफरेंस जीरो होगा, ये याद रखने वाली चीज है, अगर कॉमन डिफरेंस जीरो होगा तो आपकी एपी में जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे सेम होंगे। ये ट्रिक है, याद रख लो। कभी कभी ना वो आईबीपीएस में आ जाते हैं ऐसे कुछ एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। खैर अभी तो तुम लोग 10th क्लास में हो, आईबीपीएस जानते नहीं होंगे, तो अपने दीदी भैया से पूछना जो बैंक की नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, वो बताएंगे आपको आईबीपीएस क्या होता है। चलो थर्ड वाले के लिए निकाल रहे हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है, पहला टर्म ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, तीसरा ए प्लस चौथा ए प्लस 3d। चलो पहला टर्म 4, दूसरा टर्म 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 इंटू -3 और चौथा टर्म 4 प्लस 3 इंटू -3। मेरा ख्याल है ये समझाने की जरूरत तो नहीं है कि मैंने कैसे फुलफिल की, वैल्यूज आप समझ गए होंगे। 4 प्लस माइनस माइनस, 4 प्लस माइनस माइनस, 3 2 जार 6, 4 प्लस माइनस माइनस, 3 3 जार 9। चलिए क्या आया, 4 1 -2 और -5। ये लीजिए साहब आपकी एपी बनकर तैयार। ये चीज याद रखना कि जनरल फॉर्म्स या जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी हमेशा डिनोट किए जाते हैं किससे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर मुझे एक और टर्म चाहिए होता तो मैं लिखता a प्लस 4d। अभी 3 हुए हैं, 2 और बाकी हैं, वो भी हम करते हैं। वही क्वेश्चन, अब इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे, कॉमन डिफरेंस 1/2 फर्स्ट टर्म -1। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स। इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो पहला टर्म है -1, -1 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2, फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू डी था ना, और फिर फोर्थ टर्म -1 प्लस 3 इंटू 1/2। चलो यहां देखो भचका लग गया, भचका मतलब कैंसिल। तो -1 कॉमा इन दोनों के अपॉन में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 1 1 जार 1। यहां पर तो कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 और इधर बचा गरीब सा +1। इधर क्या हो गया -1, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा 3 इंटू 1/2 यानी कि 3/2। तो बेसिकली एलसीएम आएगा जिसके अपॉन में कुछ नहीं, उसके अपॉन में 1 लगाकर 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 1 3 इंटू 1, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3। चलिए देखते हैं क्या होता है, -1 यहाँ आया -1/2, -1 प्लस 1
यहाँ पे भी भचका लग गया, यानी कि तुचुक तुचुक बोले तो 0, और यहाँ आया क्या 1/2। चलो आपका फोर्थ वाला तो हो गया। चलिए फिफ्थ वाला देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, वही करना है भैया। शुरुआती 4 टर्म्स निकालनी है तो मैं लिखूंगा फर्स्ट 4 टर्म्स। शुरुआत की 4 टर्म्स होंगे क्या क्या? ये होंगे कुछ इस तरह से ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए की वैल्यू क्या है -1.25, -1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या है -0.25 और -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। मैंने थर्ड टर्म भी लिख दिया। फोर्थ टर्म के लिए जगह थोड़ी कम है तो मैंने नीचे लिख देना है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। चलिए -1.25 -1.25 प्लस माइनस -0.25। चलिए इधर थर्ड टर्म में क्या होता है -1.25 प्लस -2 का इंटू करूंगा मैं 0.25 में तो क्या आएगा 0.50। और इधर क्या करेंगे -1.25 प्लस -3 का इंटू करूंगा तो आएगा 0.75। अरे इंटू करना आता है ना, 25 3 जार 75, 25 2 जार 50, तो पॉइंट में था तो उस हिसाब से मैंने लिख लखा के। बताओ मच्छर काट रहे हैं यहाँ पर भी, हिलते डुलते आदमी को भी मच्छर काट रहे हैं। सोचो मच्छर कितने बेशरम हो गए हैं आजकल। कल मैं भैया सो रहा था तो मच्छर काटा मुझे, और मच्छर था जो हमें काट रहा था वो था हिमेश रेशमिया का फैन। तो वो कान पे आके हम हुजूर ऐसे वाला गाना गा रहा था, तो मेरे को गुस्सा आया, फिर मैंने भी उसको गाना सुना दिया अपनी आवाज में। उसको मेरी आवाज से प्यार हो गया, वो एक और गाना गाने लगा। वो कहने लगा कभी मेरे साथ रात गुजार, तुझे सुबह तक सुझा दूं यार। मैंने झापड़ मार के मार डाला उस मच्छर को। अश्लील। चलो मैं ऐड वैड करके नहीं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया है। और ऐड वैड करना तो आता है ना भाई, तुम्हें आता है कि नहीं आता? मुंह से तो बोलो, मत बोलो रे, वैसे भी मुझे सुनाई देगा नहीं, तुम लोग यूट्यूब पर देख रहे हो। ऐड कर दिया बेसिकली मैंने, दोनों माइनस के तो ऐड होना है। चलो तो हो गया है -1.25 -5.0 -1.75 -2.0। चलो 4 टर्म्स निकल गए हैं एपी के। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अपन यही समाप्त करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज का ये पार्ट 1। और भी क्वेश्चन बचे हैं तो लंबा ना हो जाए वीडियो, इसके लिए वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। यहां तक अगर वीडियो देखा है और नीचे सब्सक्राइब वाला बटन अगर लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे करेंगे और दूसरे लोगों से भी करवाएंगे। वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट आया है या कोई बात बहुत अच्छी लगी है, कोई बात बुरी लगी है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल सरकारी योजना की तरह खुला हुआ है। आप वहां पर जो चाहे वो लिख सकते हैं, हग मत देना उसमें, है ना। अच्छी बढ़िया जगह है, हागी मारू काम नहीं करना है उस पर। अब अपनी समस्या उसमें लिखें, और जैसे मैंने एलसीएम को लेकर कहा था अगर किसी को दिक्कत हो तो जरूर वहां पर मेंशन करें। बाकी अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।